नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पेपर डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का। तो ये मॉडल पेपर 2 है और जो क्वेश्चन आज करेंगे वो 101 से लेके 120 तक होंगे। वैसे मैंने यहाँ पे जनरल साइंस लिखा हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मिक्स्ड है क्वेश्चन। आपके इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड भी है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है, आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन भी कुछ कुछ आपके साइंस के भी है। तो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस लिखा हुआ है वो जनरल साइंस दिखाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आज का, वो लिखा विच कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर इज द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। तो वो दो कलर होते हैं, वो होता है रेड एंड ग्रीन, जो आपका सबसे मोस्ट कन्वीनियंट माना जाता है दिन में और रात में। लिखा हुआ है द रेड एंड द ग्रीन कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर इज द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। ठीक है ना। प्राइमरी कलर्स होते हैं आपके, ठीक है ना। प्राइमरी कलर्स में कौन कौन आ जाता है? ब्लू, रेड एंड ग्रीन आ जाता है, ठीक है ना। ब्लू कलर किसका होता है? तो आपका किसका होता है? स्काई का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्कैटर होता है, स्कैटरिंग पावर इसकी ज़्यादा होती है बजाय किसके? रेड के। होती ही नहीं होती। देखो लिखा हुआ है कि द मॉडर्न कलर थ्योरी इज नोन एज द आरजीबी कलर मॉडल विच इज़ द रेड, ग्रीन एंड द ब्लू एंड एडिटिव प्राइमरी कलर्स, जिन्हें बोला जाता है अ क्लियर क्लाउड लेस डे टाइम स्काई इज ब्लू बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन द एयर स्कैटर ब्लू लाइट फ्रॉम द सन मोर देन द स्कैटर रेड लाइट. When we look toward the sun at the sunset, we sees that red and the orange color because the blue light has been scattered out and away from the light of the sides. तो जब वो बिल्कुल कैसे होते हैं आपके क्षितिज में होते हैं, या बोल सकते हैं कोने पे होते हैं, जब ढलने वाला रहता है शाम के समय और सुबह के समय, तो वो कैसा दिखाई देता है? आपका नारंगी दिखाई देता है या रेड दिखाई देता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, स्कैटरिंग कम से कम होती है। और जब स्कैटरिंग कम से कम होगी तो उस समय जो कलर ज़्यादा दिखने को मिलता है वो रेड होता है आपका। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। बाकी मैं बता देता हूँ, जैसे ये वाला आप याद कर लेना कि रेड कलर है, ठीक है ना। तो रेड, येलो और ब्लू, ये तीन कलर याद रखना। तो येलो और जब रेड को मिलाते तो ऑरेंज बनता है, रेड और ब्लू को मिलाने पे वायलेट बनता है, और रेड, येलो और ब्लू को मिला के ग्रीन बनता है। सॉरी, ये ब्लैक बनता है आपका, और येलो और ब्लू को मिला के ग्रीन बनता है। ये याद कर लेना आप। नेक्स्ट चलते हैं। इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शोज द परसेंटेज एडिटिव या एडिंग टू अप टू द 100%। तो ये होता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट आपका गोलाकार होता है, ये 100% में शो होता है, परसेंटाइल में शो कर सकते हैं, आपका डिग्री में भी शो कर सकते हैं। चार्ट कई तरीके के होते हैं आपके, तो जैसे कॉलम, बार, बबल चार्ट है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये पाई चार्ट होता है आपका। एक्सेल में आप कर सकते हैं यूज़, एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेल में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बार चार्ट इस तरीके का होता है, कॉलम चार्ट इस तरीके का आपने जरूर यूज़ किया होगा। लाइन चार्ट इस तरीके का होता है, एरिया इस तरीके से दिखता है, डाउट नॉट इस तरीके का, बबल चार्ट इस तरीके के, स्पाइडर रडार चार्ट इस तरीके का होता है, स्कैटर चार्ट इस तरीके का, कंपैरिजन चार्ट और स्टेक बार चार्ट और गॉज इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इन्हें एक बार देख लीजिए, तो कंफ्यूज मत हो जाना कभी भी। नेक्स्ट चलते हैं MS ऑफिस, फोटोशॉप एंड द एनीमैजिक आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं आपके। सॉरी, मैंने क्या लिख दिया? सिस्टम सॉफ्टवेयर ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते, अलग से डालने पड़ते हैं, इन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस अलग से डालना पड़ता है, फोटोशॉप हो गया, एनीमैजिक हो गया, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग से आपको डालने पड़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं, जैसे MS माइक्रोसॉफ्ट का आपका विंडोज 7 आ गया, ठीक है ना, या विंडोज 10 आ गया, XP आ गया, ये सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, ये याद रखना। इन्हें डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये प्री इंस्टॉल्ड ही मिलते हैं आपको। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं अलग से। डिवाइस ड्राइवर वो होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट यूज द इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, अगर बात करें तो वैसे वो सब में यूज़ होता है, आजकल कैमरा में भी आपका यूज़ हो जाता है, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होता है। पर अगर यहाँ पे देखेंगे तो मोबाइल फोन्स में आपका IC चिप लगी होती है, कंप्यूटर्स में भी लगी होती है, टेलीविजन में भी लगी होती है। तो यहाँ से देखेंगे तो कैमरा आंसर बन जाएगा। IC चिप जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं आपकी? कैसी होती है? सेमीकंडक्टर्स होती हैं और सिलिकॉन की बनी होती हैं। होता क्या है, तो IC चिप का यूज़ क्या था कि दो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे, सबसे पहले वहाँ पे देखने को मिला था। इसमें क्या होता था, कई सारे जो आपके क्या होता है, क्योंकि जो सेकंड था वो आपका ट्रांजिस्टर बेस्ड था, तो कई सारे ट्रांजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका क्या करना बना देता है, IC चिप को बनाता है। तो लिखा हुआ है, देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, डायोड, रेसिस्टर एंड कैपेसिटर इन द टिनी सेमीकंडक्टर चिप। तो ये थोड़ा दिमाग में। इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर द स्मॉल साइज एंड वेरी लाइट वेट, दे प्रोड्यूस द एक्सीलेंट रिजल्ट ऑफ द लो पावर। इंटीग्रेटेड सर्किट कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक द कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, माइक्रोवेव्स, कैमरा भी मान के चलो उसमें भी होता है, जो आपका डिजिटल कैमरा होता है उसमें वहाँ पे देखने को मिलता है।
पुराने जो कैमरा होते थे वो उसमें नहीं होती थी ये आपकी सिलिकॉन चिप। अगर देखा जाएगा 2000 या 1990 के टाइम के अगर देखे जाएंगे तो उसमें नहीं होता था, पर आज के जो कैमरे होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंसर्निंग द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो लिखा हुआ नालसा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा हुआ नालसा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। ये तो ठीक है, 1997 नहीं था, 1987 था, तो पहला गलत हो जाता है आपका। टू प्रोवाइड द फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल सही है, नालसा इसीलिए फॉर्म हुआ था 1987 में, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अथॉरिटी एक्ट और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी। मैंने बताया स्टैट्यूटरी मतलब है वैदिक, और वैदिक मतलब जो एक्ट के थ्रू पारित होती है आपकी। नया लिखा, फिर लिखा नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नया न्यायदीप इज द ऑफिशियल न्यूज स्लेटर ऑफ द नालसा। ये सही है आपका, ठीक है ना, तो आंसर तो यही बन जाएगा। नेक्स्ट लिखा, एज पर द सेक्शन 3(2) ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी द पैट्रन इन द चीफ। मतलब जो इसको प्रिसाइड करेगा वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, गलत है, जज नहीं होता, चीफ जस्टिस होता है, CJI होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अगर बात की जाएगी कि इसमें नेशनल लेवल पे देखी जाएगी, सेंट्रल लेवल पे, अगर स्टेट लेवल पे देखा जाता है तो ये चीज़ कौन ले लेता है आपका, चीफ जस्टिस ऑफ द रिलेटेड स्टेट। लोक अदालत आर द आउटसाइड इन द परव्यू फॉर द एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। नहीं, अलग नहीं है लोक अदालत के, ये लोक अदालत ही क्या करती हैं, आपके सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट करती इसके अंतर्गत जो आपका कौन सा एक्ट है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का। तो यहाँ पर जो यहाँ पे गलती है कि आउटसाइड बोला, वो आउटसाइड नहीं है, उसी का पार्ट है। यहाँ पे जो गलती है वो गलती है आपकी थर्ड वाले में कि जज नहीं होता आपका पैट्रन इन चीफ, वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस कौन है, तो 48 कौन है आपके, NV रमन्ना, अभी आपके क्यों है, नियुक्त हुए, ठीक है ना। और यहाँ पे गलती है कि जो इन्होंने लिखा हुआ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लिखा हुआ 1997 को, 1997 नहीं 1987 का है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड द फ्री लीगल एंड एडवाइजर्स, स्प्रेड लीगल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइज द लोक अदालत, प्रमोट द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट थ्रू द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन ADR मैकेनिज्म, वेरियस काइंड ऑफ द ADR मैकेनिज्म आर आर्बिट्रेशंस, कॉन्सलेशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग द सेटलमेंट थ्रू द लोक अदालत और द मेडिटेशन। मैंने बता दिया लोक अदालत के थ्रू होता है, तो ये याद रखना। प्रोवाइड द फ्री, तो ये बता दिया मैंने। आगे लिखा हुआ है कि लोक अदालत और द मेडिटेशन प्रोवाइड द कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स, कॉम्पनसेशन देने का काम करता है विक्टिम ऑफ द क्राइम्स। इट ऑर्गेनाइज द लोक अदालत फॉर द एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, तो ये बता दिया मैंने आपको। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। नेशनल लेवल पे जो आपका होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, स्टेट लेवल पे आपका स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, और जो हेड करता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, जो आपका पैट्रन इन चीफ होता है। और आपका जो कौन, अच्छा एक और चीज़ देखना कि जो नेशनल जो आपका लेवल पे देखा जाता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में देखा जाता है, तो पैट्रन इन चीफ जो होता है आपका, वो कौन होता है आपका, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। पर अगर उसी के बाद देखा जाएगा कि सेकंड जो पोजीशन होती है वो कौन देखता है, तो उसके बाद का जो जज होता है वही देखता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। सर्विंग ऑफ द रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉमिनेटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है आपका, तो ये होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। इसको डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो क्या करता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तालुका सब डिवीजन में जब देखा जाता है तो यहाँ पे सीनियर सिविल जज होता है, और हाई कोर्ट में देखा जाएगा तो मैं बता दिया था, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी होती है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नालसा से रिलेटेड। नालसा जो था, ठीक है ना, वो फॉर्म हुआ था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। और नालसा की फुल फॉर्म क्या बोला, लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग द राइट टू स्ट्राइक। तो ये यहाँ पे गलत जो है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रखना। राइट टू स्ट्राइक जो आता है वो बोलते हैं कि जो कंपनीज में आपके कौन होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें स्ट्राइक का क्या होता है, अधिकार होता है। ये अधिकार उन्हें देता है द स्कीम ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है ना, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट लिखा आर्टिकल 8(1)(d) ऑफ द इंटरनेशनल covenant of the economic, social and the cultural rights provide that the states parties to the covenant shall undertake to ensure the right to the strike provided that it is exercised in the conformity with the laws of the particular country। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो राइट टू स्ट्राइक है वो किस तरीके का, मैंने बता दिया आपका, ये किसके अंतर्गत आता है आपका, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत आता है। हालांकि इसने राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन को बता रखा फंडामेंटल राइट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे सेक्शन 2Q बोलता है कि स्ट्राइक मीन्स सेसेशन ऑफ द वर्क बाय द बॉडी ऑफ द पर्सन
employed in the any industry acting in the combination or the concerted refusal under a common understanding of the any number of the person who are or have been so employed to continue to work or to accept the employment. Section 22, 23 and 24 all recognize the right of the right of the strike. याद रखना सेक्शन 22 हो गया, 23 हो गया, 24 रिकॉग्नाइज करता है. अच्छा 24 क्या करता है, तो डिफ्रेंशिएट करता है लीगल स्ट्राइक को और इनलीगल स्ट्राइक को. ये थोड़ा दिमाग में रखना. और एक चीज़ और याद रखना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इसे क्या करता है, कॉन्टेम्प्ट करता है, मतलब इसी के अंदर आपका राइट टू स्ट्राइक आता है. तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है. दूसरा आता है आपका ट्रेड यूनियन एक्ट आता है 1926 का, ये इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो रिकॉग्नाइज द राइट टू स्ट्राइक. सेक्शन 18 एंड 92 एक्ट कन्फर द इम्यूनिटी अपॉन द ट्रेड यूनियंस ऑन द स्ट्राइक फ्रॉम द सिविल लिएबिलिटी. एंड आर्टिकल 1.8 जिसकी बात करता है, आर्टिकल 8.1d ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स टू प्रोवाइड द, जो ये चीज़ बोल रहा था पूरा, दैट द स्टेट पार्टीज ऑफ द कोवेनेंट shall undertake to ensure the rights of the strike provided that it is the exercise in the conformity with the laws of the particular country. तो आर्टिकल 8.1 ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना. जो आपका क्या ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 सेक्शन 18-19, आपका जो एक्ट आता है कौन सा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, उसका सेक्शन 22, 23, 24 ये आप याद रखना, ठीक है ना. नेक्स्ट चलते हैं. तो ये सारी चीज़. अच्छा आर्टिकल 2.1 बोलता है कि कोवेनेंट प्रोवाइड द ईच स्टेट पार्टी टू प्रेजेंट द कोवेनेंट अंडरटेक्स टू टेक द स्टेप्स विद द व्यू और टू अचीविंग द progressively the full realization of the right recognition of the present covenant by the all appropriate means including the particularly the adoption of the legislative measures. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. इसके बारे में कई बार बता चुका हूं आपको. इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी 13 जनवरी 2016 को इंट्रोड्यूस हुई थी. इसके तहत देखो, पहले मैं इससे समझाता हूँ आपको, इस पिक्चर से देखो. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो थी ना, उसमें क्या था कि जो रबी की फसल होती है आपकी, रबी की फसल होती है जो आपकी कब की होती है, सर्दी की फसल होती है, विंटर की होती है जो आपकी, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है जो. तो उसमें जो प्रीमियम रेट था वो कितना था, 1.5% का था. खरीफ की फसल जो आपकी मानसून की फसल होती है उसमें 2% का प्रीमियम रेट रखा गया था. वाणिज्यिक फसलों में 5% और बागवानी जो फसल हॉर्टिकल्चर होता है उसमें 5% रखा गया था. अच्छा चाहिए क्या क्या होता था, आधार नंबर होना चाहिए था, बैंक खाता होना चाहिए था, जमीन और फसल संबंधी आपके पास दस्तावेज होने चाहिए थे, ठीक है ना. तो ये कहीं से भी क्या किया जा सकता है, फसल बीमा. फसल बीमा समझते हैं ना, अगर किसी भी तरीके से 50% से ज़्यादा आपकी फसल को नुकसान होता है तब आप क्लेम कर सकते थे. और ये मैंडेटरी होता था. जो क्या करते थे, किसान क्रेडिट कार्ड जो क्या करते थे अपने पास रखते थे. किसान क्रेडिट कार्ड आई थिंक 1998 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ था. तो ये जरूर याद रख लेना, मैं पढ़ लेता हूँ. तो देखो क्या लिखा हुआ है. पहले लिखा, इट प्रोवाइड द कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द फेलियर ऑफ द क्रॉप दस हेल्पिंग द स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स. बिल्कुल सही है. द प्रिस्क्राइब प्रीमियम इज 2% टू बी द पेड फॉर द फार्मर्स टू द ऑल द खरीफ फसल. अभी बताया मैंने, खरीफ फसल के लिए कितना 2% है, 1.5% आपका किन के लिए, तो रबी की फसल के लिए, और 5% आपका कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए. तो सेकंड वाला भी सही होता है. तीसरा लिखा हुआ, द स्कीम वाज कंपलसरी फॉर द, ये आपकी क्या है, कंपलसरी मैंडेटरी है फॉर द लोन इज फार्मर्स अवेलेबल क्रॉप लोन्स किसान क्रेडिट कार्ड, जिनके पास क्या केसीसी के थ्रू जिन्होंने क्या किया है, लोनिंग वगैरह कर रखी है. तो आंसर बन जाएंगे 1, 2, 3. तो प्रधानमंत्री अगर फसल बीमा योजना की बात करें तो इसने 5 साल अभी हाल फिलहाल में क्या किया, जनवरी 2021 में कंप्लीट किए. इसके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं. तो 13 जनवरी 2016 को आपकी ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी. द स्कीम वाज कंसीव्ड माइलस्टोन इनिशिएटिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क सॉल्यूशन एट द लोएस्ट यूनिफॉर्म प्रीमियम अक्रॉस द कंट्री फॉर द फार्मर्स. प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो मैंने बता दिया था, ये आपका जो इट प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव बता दिया, ये सारी चीज़ बता चुका हूँ, ये चीज़ बता चुका हूँ. इसका सेकंड फेज आपका स्टार्ट हो चुका है, ये आप दिमाग में रखना, ठीक है. एनरोलमेंट ऑफ द 100% वॉलंटरी फॉर द ऑल द फार्मर्स 2020, ठीक है, ठीक है. और कुछ लिखा, लिमिट टू सेंट्रल सब्सिडी तो कितनी है भाई, प्रीमियम रेट अप टू द 30% फॉर द अनइरिगेटेड एरियाज क्रॉप्स एंड द 25% किसके लिए, आपका इरिगेटेड एरियाज के लिए, ठीक है ना. मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी तो ये पढ़ लेना. इन्वेस्टिंग इन द ICE यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी विद द अंडर द PMFBY, ठीक है. देखो अच्छा ये देख लो, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, provide for the easy enrollment farmers, facilitate the easier reporting of the crops loss within the 72 hours of the occurrence of any event, latest technology tools to assess the crops losses, satellite imagery. तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना यार, ठीक है ना. पर ये चीज़ें याद रखना, ये 2017-18 के लिए था, ठीक है ना. तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, आधार कार्ड, बैंक खाता और ज़मीन और फसल के दस्तावेज. और ये रेट याद कर लेना, पेपरों में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. लिखा, स्टार्टअप इंडिया इज द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टार्टअप. तो ये तो पहला तो सही है, स्टार्टअप इंडिया. 2 है ना, स्टार्टअप और स्टैंड अप. तो स्टैंड अप तो किन के लिए, आपका SC ST के लिए और फीमेल्स के लिए.
स्टार्टअप सभी के लिए। और इसको लोन कौन देता है? तो मुद्रा बैंक देता आपका, ठीक है ना। स्टार्टअप मुद्रा बैंक के अंतर्गत दिया जाता है, मुद्रा स्कीम के अंतर्गत इसमें लोन दिया जाता है, ठीक है ना, जिसमें शिशु, तरुण और कौन आ जाता है आपका, किशोर, ये 3 आ जाते हैं, ठीक है ना। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। 50,000, फिर 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक इनकी क्या है, लिमिट है। A startup defined as the entity that is headquartered in India which was opened less than the 10 years ago and has an annual turnover less than the 100 crore, बिल्कुल सही है उनके लिए। Under the initiative, the government has already launched the iMade program to help the Indian entrepreneurs build the 10 lakh mobile app startup. Goa has launched the iStart Goa and India's largest business incubation center. अब भामाशाह बस समझ में आ गया। भामाशाह तो आपके राजस्थान से संबंधित थे, ठीक है ना, तो ये गलत है आपका, गोवा नहीं था, वो था आपका राजस्थान, आई स्टार्ट राजस्थान, थोड़ा ये तो थोड़ा दिमाग में रखना। तो स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम स्टार्ट हुई थी 2015 में हुई थी, आई मेड प्रोग्राम था, ठीक है ना। 10 लाख तक का क्या करना था आपने, मोबाइल ऐप स्टार्टअप जारी करना था टू हेल्प द इंडियन एंटरप्रेन्योर बिल्ड द 10 लाख यानी 1 मिलियन मोबाइल ऐप्स स्टार्टअप्स, मतलब आपके 10 लाख नए रोजगार सृजन करने थे। सिंप्लीफिकेशन हैंड होल्डिंग याद करें ना, राजस्थान जो था वो उसने लॉन्च किया था आई स्टार्ट राजस्थान, इंडिया लार्जेस्ट बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भामाशाह टेक्नो हब। मुद्रा बैंक स्कीम की थी, जिसमें मुद्रा स्कीम के तहत क्या लोन दिया जाता था, ठीक है ना, माइक्रो फाइनेंस और लो इंटरेस्ट रेट्स पर, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। बेनिफिट्स क्या क्या थे, तो लिखा हुआ है देखो, रिडक्शन इन द पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, तो उसके लिए कितना था, इंप्रूव द बैंक्रप्टी कोड टू इंश्योर द 90 डे एग्जिट विंडो, फ्रीडम फॉर द इंस्पेक्शन के लिए 3 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन होता था, फ्रीडम फॉर द कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए 3 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन है, फ्रीडम फॉर द टैक्स फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन कॉम्प्लायंस होता था, क्रिएटेड एन इनोवेशन हब अंडर द अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है ना, टू टारगेट द 5 लाख स्कूल एंड इन्वॉल्व द 10 लाख चिल्ड्रन इन द इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम, न्यू स्कीम टू प्रोवाइड द IPR प्रोटेक्शन टू स्टार्टअप द फर्म्स, 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल्स। अच्छा, बच्चों को भी अब क्या किया जाएगा, एंटरप्रेन्योर जो होता है आपका, स्किल्स होंगी, ठीक है ना, उससे ये भी उनके कोर्स में डाला जाएगा कि किस तरीके से वो क्या बन सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं, तो ये याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ, अंडर विच प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज ऑफ द अदर डेंजरस एम्प्लॉयमेंट हैव बीन प्रोहिबिटेड, तो ये मिलता है आपका आर्टिकल 23 एंड 24 में, जो राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन। आप जानते हैं ना, आर्टिकल 24 रिलेटेड है कि 14 साल से जो छोटे बच्चे, 14 साल से जो 14 साल के जो बच्चे हैं, 14 साल से छोटे बच्चे, उन्हें हैजार्डस वर्क के लिए नहीं लगाया जा सकता, आर्टिकल 24 आता है। अब मैं जैसे बता रहा, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन आर्टिकल 23, 24 में। आर्टिकल 23 में तो आपका क्या आता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड आता है कि खरीद और बिक्री नहीं हो सकती किसी भी इंसान की, ठीक है ना, ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। और आर्टिकल 24 आपका किससे, आपका सॉरी आपका जो क्या चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, इसमें भी आपका लेबर आता है, ठीक है ना, इसमें लेबर आता है, और ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है कि 14 साल से कम बच्चों को हैजार्डस वर्क में नहीं लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है ना। DPSP आप जानते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, राइट टू क्वालिटी आ गई आपकी, अंडर क्या बोलते हैं, अंडर आर्टिकल 19, तो उसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, असेंबली आता है, एसोसिएशन आता है, मूवमेंट आता है, रिसाइड एंड सेटल आता है आपका, ठीक है ना, और प्रोफेशन आता है, ऑक्यूपेशन आता है, ट्रेड आता है, बिजनेस आता है। अब देखो, आर्टिकल जो 24 है उसमें कौन कौन से आपके आते हैं लॉ, और ये सारे आप याद करोगे, इनको तो बिल्कुल आप लिख के चलो, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला आता है वो आता था फैक्ट्री एक्ट 1948 का, तो उसने क्या किया था, सेट की थी मिनिमम लिमिट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन फैक्ट्रीज, द एक्ट इज मिनिमम एज ऑफ द 14, कि फैक्ट्रीज में काम करने के लिए कम से कम आपकी कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 56 का एक्ट है, 2013 का एक्ट है, पर हैजार्डस वर्क के लिए नहीं है आपका, देखो लिखा हुआ है ना कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 14 इन द डेंजरस जॉब लाइक द फैक्ट्रीज माइंस, इसमें काम नहीं कर सकते हैं, तो इसमें बदलाव किया गया था, उसे 18 कर दिया गया था। हैजार्डस वर्क के लिए एज कितनी भारत में, 18 है। द माइंस एक्ट आया था 1952 का, द एक्ट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल अंडर द एज ऑफ द 18, याद रखना। द चाइल्ड राइट्स या चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिट द चाइल्ड लेबर प्रिवेंटेड इन इंडिया, द 1986 एक्ट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन 13 ऑक्यूपेशन 57 प्रोसेसेस, 1300 ने बाहर निकाला गया। दिस एक्ट डेजिग्नेटेड द चाइल्ड अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द हिज हर 14th ईयर्स ऑफ द एज, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 का जो अभी आया था, उसमें क्या था, द एक्ट कंप्लीटली फॉरबिड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द 14 ईयर्स, पूरी तरीके से मतलब मना कर दिया है कि 14 साल से छोटा अगर बच्चा होगा तो किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। इट ऑल्सो बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ द 14 to 18 इन द हैजार्डस ऑक्यूपेशन, ये देख रहे हो तुम
कि हैजार्डस ऑक्यूपेशन में 14 से 18 साल के बच्चे काम नहीं करेंगे। 14 से 18 साल के बच्चे काम कौन सा कर सकते हैं, जैसे मैं बता दूं कि वो मान लो कि अगर कहीं यानी कि साइबर कैफ़े में वहाँ पे काम कर सकता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। होटल्स में, ठीक है ना, होटल्स है या रेस्टोरेंट वहाँ पे काम कर सकता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल है, तो द रूल क्लैरिफाइड ऑन द इशू कंसर्निंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फैमिली एंटरप्राइजेज एंड आल्सो प्रोवाइड द सेफ गार्ड फॉर द आर्टिस्ट इन दैट ऑफ द वर्किंग आवर्स एंड द कंडीशन आर स्पेसिफाइड। अच्छा, आईएलओ ने सेट कितना कर रखा है भाई, वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, 8 घंटा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू द जलियांवाला बाग मैसकर 1919 का आप जानते हैं। लोग इकट्ठा हुए थे आपके कहाँ पे, अमृतसर में, ठीक है ना। और जो आपके डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और सत्यपाल मलिक थे, उनकी रिहाई के लिए इकट्ठे हुए थे। सत्यपाल मलिक इन दोनों की रिहाई के लिए इकट्ठा हुए थे, ठीक है ना। क्योंकि रॉलेट एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया था जलियांवाला बाग, तो रॉलेट एक्ट के थ्रू 1919, उसमें क्या था, इसे ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे ब्लैक एक्ट, क्योंकि इसमें क्या था कि नो वकील नो दलील नो अपील, इस तरीके का प्रोविजन था। और जो आपका हैबेस कॉर्पस आता ना आर्टिकल 32, जो आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर आर्टिकल 226 हो गया आपका हाई कोर्ट का, तो जो आपकी क्या आती है रिट्स आती है, उसमें एक हैबेस कॉर्पस आता है। हैबेस कॉर्पस में क्या होता है कि जो भी अगर कैदी है, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है 24 घंटे के अंदर उसे आपका कहाँ पे पेश करना होता है, कोर्ट में पेश करना होता है। इसका मतलब हैबेस कॉर्पस का मतलब यू हैव अ बॉडी, कि आपके पास एक क्या है न्यायिक अधिकार है, आपके पास एक बॉडी है कोर्ट के रूप में जो आपको न्याय दिला सकती है, ठीक है ना। तो ये हटा दी गई थी बिना किसी वारंट के, ठीक है ना। आपको क्या किया जा सकता था उस टाइम पे, गिरफ्तार किया जा सकता था किसी भी, और 2 साल तक की जेल आराम से हो सकती थी, उसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी। तो रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, बात समझ में आ गई। तो उसी टाइम क्या हो गया, जलियांवाला मैसेकर हो गया था। 2 नाम आते हैं, एक आता माइकल ओ डायर का, ठीक है ना, जिन्होंने क्या गोलियां चला दी थी, मैंने इस तरीके से याद कर, ओ फॉर ऑर्डर, जिन्होंने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का। एक था आपके आर डायर, जिन्हें रैनल डायर बोला जाता, आर डायर थे जिन्होंने फायर किया था। आर मतलब मैंने ऐसे कर रखा है याद, फायर, जिन्होंने फायर किया था। इससे रिलेटेड एक कमेटी बैठी थी आपकी, हंटर कमीशन बैठा था। एक हंटर कमीशन तो आपका किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, 1882 का। और एक हंटर कमीशन आपका 1919 का। तो उसमें उसने कम बता दिया था, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था कि इतने कम लोगों की मौत हुई है। और एक तहकीकात कमेटी बैठी थी, तहकीकात कमेटी, ठीक है ना। तो ये जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे, आईएनसी के नेता थे, उन्होंने बनाई थी और उन्होंने उसमें आंकड़ा बढ़ा दिया था। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है, द रॉलेट एक्ट ब्लैक एक्ट वॉज पास्ड ऑन द March 10, 1990, ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन और कन्फाइन विदाउट अ ट्रायल एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सेडिशियस एक्टिविटी। अगर उन्हें लगता है कि किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति किसी बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ कोई काम कर रहा है, अगर शक भी है ना, तब भी गिरफ्तार हो गया था। दिस लेड टू द नेशन वाइड अनरेस्ट। गांधी इनिशिएटेड द सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट अंडर द कमांड ऑफ द कर्नल रेनल डायर। सोल्जर ओपन फायर, देखो मैंने बताया ना जिसने फायर किया था, ठीक है ना। बाद में जाके तुम जानते हो ना कि माइकल ओ डायर की हत्या किसने कर दी थी आपकी, ठीक है ना, उधम सिंह ने कर दी थी, ठीक है ना। आई थिंक ये कैक्सटन हॉल में की थी, आई थिंक 1940 में, हाँ 1940 में हत्या कर दी थी, बदला लिया था उन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कर्नल डायर सोल्जर ओपन फायर ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग इन द 13th ऑफ बैसाखी के दिन इकट्ठे हुए थे 1990 में। इट वाज एस्टिमेटेड दैट द 1000 पीपल लॉस्ट देयर लीव्स, जिन्होंने लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी और 1500 घायल हुए थे। अपार्ट फ्रॉम द मेन एंट्रेंस देयर वाज नो वे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, जो मेन गेट था वो बंद कर दिया था, उसके बाद गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी थी फॉर द क्राउड टू एस्केप द गार्डन एज द एरिया। वहीं पे क्या था, कुआं था, वहीं पे जाके लोग वहाँ पे भी कूद कूद के मरे थे। Garden as the area was surrounded by the building. This is a major reason for the high number of the casualties. अच्छा, लिखा हुआ है जलियांवाला बाग मैसेकर is also called the massacre of the Amritsar. Tagore was awarded the knighthood by the King George V. ये 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी किनको, रविंद्रनाथ टैगोर को। नाइटहुड की उपाधि का मतलब ये होता है कि आप पे सर की उपाधि लग जाएगी, सर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। बट ही रेपुटिएटेड इन द 1990, उन्होंने वापस दे दी थी एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अमृतसर जलियांवाला बाग मैसेकर। ही इज समटाइम रेफर टू एज द बार्ड ऑफ द बंगाल, ये बोला जाता है। आफ्टर इन्हें द बार्ड ऑफ बंगाल किन्हें बोला जाता है, आपका रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता है। आफ्टर दिस मैसेकर गांधी बिगन द फर्स्ट लार्ज स्केल एंड द सस्टेन द नॉन वायलेंट प्रोटेक्शन सत्याग्रह, इसे बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में स्टार्ट किया था, 1920 में जब आपका चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद उन्होंने उसे खत्म कर दिया था। अच्छा, बाकी जो ऑप्शन थे यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ, कहाँ गया, बाकी ऑप्शन थे यहाँ पे देखो। एक तो आपका द पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, ठीक है ना, आर्म्स एक्ट था, और एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था आपका किसके टाइम पे, तो ये आया था आपका लॉर्ड लिटन के टाइम पे, ठीक है ना। क्या था ये कि अगर कोई भी वर्नाकुलर बोला जाता है जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं। अब होता क्या था कि जो लोकल न्यूज़ अखबार होते थे, ठीक है ना, वो बिना, ठीक है ना, अनुमति के, यानी कि पहले उसकी जो फर्स्ट कॉपी होगी वो किन के पास जाएगी, लोकल आपकी किसके पास जाएगी, अंग्रेजों के पास जाएगी, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के पास जाएगी। वो देखेंगे कहीं इस पे यानी कि सरकार के खिलाफ कुछ लिखा तो नहीं है, तब जाके उसे क्या कर देंगे आगे, यानी कि प्रिंट के लिए भेजेंगे, या फिर उसे बांटा जा सकता है। अगर उन्हें लगता है कि ये सरकार के खिलाफ लिखा जा रहा है तो उसे क्या करते थे, तो बैन कर देते थे। ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो लॉर्ड लिटन पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बाद में जाके आई थिंक रिपन इसे हटा देते हैं। बाय दिस एक्ट द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वर एम्पावर्ड विदाउट द देखो प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, टू कॉल अपॉन द प्रिंटर एंड द पब्लिशर ऑफ द एनी काइंड ऑफ द एंटर इनटू द बॉन्ड अंडरटेकिंग नॉट टू पब्लिश द एनीथिंग विच माइट राउज फीलिंग ऑफ द डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है ना। आर्म्स एक्ट 1959 का था आपका, दैट डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ द आर्म इन इंडिया। द एक्ट डिफाइंस द आर्म्स टू इंक्लूड द फायर आर्म्स आता था, शॉर्ट्स आती थी, तलवारें आती थी, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स आती थी। उसके अलावा अगर एक और ऑप्शन था पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कौन था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट था। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट आया था 1928 में। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये बोला था कि, अब मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया, मोतीलाल नेहरू सेड दैट इट वाज अ डायरेक्ट अटैक द इंडियन नेशनलिज्म ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एज द स्लेवरी ऑफ इंडिया बिल नंबर 1 द पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 वाज पास टू कर्व द एक्टिविटीज ऑफ द सोशलिस्टिक एंड द कम्युनिस्ट। It was mainly to stop the communist movement in the India by cutting it off from the British and the foreign communist organization, ठीक है ना। तो ये आपका कब आया था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1928 का है। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, ही वॉज अवॉर्डेड द थर्ड क्लास ऑफ द स्टार्स ऑफ द इंडिया रिवॉर्ड बाय द थर्ड क्लास का मतलब वो नहीं है थर्ड क्लास जिसे बोला जा रहा है, थर्ड क्लास ऑफ द स्टार बोला जा रहा है। ये रिवॉर्ड किया था बाई ब्रिटिशर्स के द्वारा। ही हैड एस्टैब्लिश्ड द ट्रांसलेशन सोसाइटी इन द 1864। अभी तक शायद से आपको पता नहीं लग रहा होगा। तीसरा पढ़ते हैं, ही अपोज द नेशनलिज्म ऑफ द कांग्रेस, बहुतों ने किया है भाई। इस्टेब्लिश द मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, तो ये बनाने वाले कौन थे 1875 के आसपास, तो ये आपके थे सर सैयद अहमद खां। और इसी का बाद में नाम क्या कर दिया गया था, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसके अभी यानी सैनिटरी ईयर मनाया गया। 100 साल कंप्लीट हुए थे आई थिंक 2019 में 100 साल कंप्लीट हुए थे। इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आई थिंक 1919 में पढ़ा था। तो ये आप याद कर लेना, सर सैयद अहमद खां थे। ये बोलते हैं कि नेशनल जो आपकी क्या थी, कांग्रेस के विरोधी थे काफ़ी हद तक। तो लिखा हुआ सर सैयद अहमद खां वॉज बॉर्न इन द दिल्ली मुगल एम्पायर। ही वॉज मोस्ट एमिनेंट मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट इन द फिलोसफर ऑफ द 19th century. Sir Syed worked for the modern scientific education for the Muslim to advance their condition. He set up the educational institute. The most significant was मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल। ओरिएंटल बोला जाता है उन व्यक्तियों को जो क्या करते थे, जो लोकल लैंग्वेजेस होती थी इंडिया की उन्हें सपोर्ट करते थे। वो अंग्रेज जो आपका सपोर्ट करते थे किनको, लोकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया को। कॉलेज विच इज सेटअप इन द 1875, ही रीनेम्ड लेटर एज द अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन द 1864 सैयद फॉर्म द ट्रांसलेशन सोसाइटी विच यूज टू ट्रांसलेट द साइंटिफिक बुक ऑफ द इंग्लिश एंड द अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस इनटू द उर्दू एंड हिंदी। द सोसाइटी लेटर इमर्ज्ड इनटू द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़। The MOAC played in the instrumental role in the Aligarh movement of the 19th century, which proved a movement of the Renaissance. अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है, a movement is the Renaissance among the Indian Muslim. He was awarded the knighthood because of his loyalty. तो इन्हें भी knighthood की उपाधि दी गई थी। He was awarded, तो बता दिया मैंने, थर्ड क्लास ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया रिवॉर्ड्स बाय द ब्रिटिश, ये दे दिए गए। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा बैरिस्टर देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, होता लॉयर ही है। बैरिस्टर जो होता है, तो बैरिस्टर मैं बता दूं तो बैरिस्टर किसे बोला जाता है, बैरिस्टर बोला जाता है अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड में जाके लॉ की डिग्री लेता है, इंग्लैंड में जाके अगर लॉ की डिग्री लेता है तो उसके नाम के आगे बैरिस्टर लगता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, आफ्टर द कंप्लीटिंग इज बैरिस्टर इन इंग्लैंड ही मेड हिज स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन द INC। ये पहले पार्ट थे आपके। एंड द 2 decades of the 20th century, Jinnah served as the leader of the All India Muslim League in the 1913 until the Pakistan independent on the 14th of August 1947. He also served as the Pakistan first governor general ही बने, ठीक है ना। भारत के कौन थे आपके, तो वो तो कौन, लॉर्ड माउंटबेटन थे। पर वहाँ के कौन बने थे आपके, मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। कब तक रहे थे, जब तक उनकी मौत नहीं हुई थी। बाई 1940 he had to come to believe that Muslim of the Indian subcontinent should have their own states to avoid the possible marginalized and the backward status that they may gain in the Hindu Muslim state. अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, तो मोहम्मद इकबाल का नाम आता है। तो ये चीज़ें तो मैंने बता दी है, ठीक है ना। कहाँ तक बता दिया,
ठीक है, यहाँ तक बता देना। अच्छा, इन 1940 अंडर द लीडरशिप ऑफ द जिन्ना मुस्लिम लीग पास्ड द रेजोल्यूशन नोन एज द लाहौर रेजोल्यूशंस डिमांडिंग द सेपरेट नेशंस। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द लीग gained the strength and in the election held after the war, it won the most of the seats reserved for the Muslims. Due to the deadlock over this issue, Congress and the Muslim League could not reach a power sharing formula for the subcontinent to be united as the single state leads to independent of the predominantly Hindu India and the Muslim majority state of the Pakistan. मोहम्मद इकबाल आते हैं भाई, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्होंने बोला था। तो मोहम्मद इकबाल was the poet, philosopher and the political leader. He saved the history of the India and the Pakistan. Although his early years, Iqbal was a nationalist poet who believed in the unity and the tolerance. With his compositions such as the ताराने हिंद, जिसे बोलते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, several of his writings are about the unity but in his later years. तो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा फेवर करते थे यूनिटी को और टॉलरेंस को, पर बाद में थोड़ा सा ये भी किस तरफ चले गए थे, टू नेशन थ्योरी की तरफ चले गए थे। बट इन हिज लेटर ईयर ही स्टार्टेड गेटिंग द बाइस्ड टुवर्ड द इस्लाम एंड स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द रिवाइवल ऑफ द एंसेंट ग्लोरी। बदरुद्दीन तैयब जी आते हैं आपके, ये आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, ठीक है ना। और ये आपने याद रखना है, और थर्ड थे ना बदरुद्दीन तैयब जी, हाँ थर्ड थे, ठीक है। पहले डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, दूसरे कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे आई थिंक सो। तीसरे कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और चौथे कौन थे आपके, ठीक है, चौथे अंग्रेज थे, ठीक है ना, मैं नाम भूल गया उनका पर अभी। अच्छा, ही वॉज लॉयर एंड द एक्टिविस्ट एंड द पॉलिटिशियन। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्रैक्टिस एज लॉयर इन द हाई कोर्ट ऑफ द बॉम्बे अलॉन्ग विद द फिरोज शाह मेहता एंड द तलांग। ही फॉर्म्ड अ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन द 1885, अ बॉडी विद द चैंपियन इंडियन इंटरेस्ट। जॉर्ज यूल थे शायद से आई थिंक सो चौथे। नेक्स्ट चलते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड द दलित बैकवर्ड कास्ट इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। लिखा था फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिप्लेस द टर्म शेड्यूल कास्ट विद द डिप्रेस क्लास। ये डिप्रेस क्लास को बदल के शेड्यूल कास्ट कर दिया गया था, आज भी वही चलता है, वही नाम चलता है, एससी चलता है। वर मेड बाय द काउंसिल ऑफ एक्ट इन द 1891। तो काउंसिल ऑफ एक्ट 1891 ने था, वो था आपका कौन सा, इंडियन एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके थ्रू डिप्रेस क्लास को बदल के क्या रख दिया गया था नाम, शेड्यूल क्लास कर दिया, शेड्यूल कास्ट कर दिया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाज द फर्स्ट स्टैट्यू टू प्रोवाइड द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस क्लास। तो मैं बता दूं, इसका रिप्रेजेंटेशन 1909 में होता, वो था आपका कौन सा, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड, जो आपका 1919 का था। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। अच्छा, पहली बार जब बात होती है कि सेपरेट करने की बात होती है एमरेशन और डिप्रेस क्लास बाय द एनी ऑफ द सेंसस कमीशन, तो ये 1911 में बात हुई थी, ठीक है ना। तो जो आंसर बनेगा वो नाइदर और नॉर है, क्योंकि 1891 का काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं था, बल्कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। वहीं अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 नहीं था, वो था आपका कौन सा, आपका था कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा, 1919 का, जिसे बोलते हैं माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड, इसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा। अच्छा, एक और चीज़ था कि याद रखना, ये देखो मैं बताना भूल गया। इट प्रोवाइड द डिप्रेस क्लास द 13 सीट्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो 1990 की बात करते हैं, जिसमें से 5 जो थे आपके कहाँ की तरफ थे, मद्रास की तरफ थे, बिहार, उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंस जो आपका था, जिसे मध्य प्रदेश बोला जाता है, उसमें 2-2 सीटें रखी गई थी, और असम और बंगाल में 1-1 रखी गई थी रिजर्व सीटें। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द पार्ट ऑफ द 11 डिमांड्स ऑफ द महात्मा गांधी बिफोर द लॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो मैं बता देता हूँ, रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द सिविल सर्विसेज सैलरीज 50% से कम करनी थी, ये बिल्कुल था। कॉम्पिटिशन ऑफ द डेथ सेंटेंस फॉर द भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स। अच्छा, बात की थी, पर 11 सूत्रीय मांग में देखो बात की थी उन्होंने, आपका लॉर्ड इरविन से बात की थी कि इनकी डेथ पेनल्टी को आप किस में बदल दो, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में बदल दो, पर वो 11 सूत्रीय मांगों में नहीं था, तो ये गलत है। चेंज इन द आर्म्स एक्ट ये बात हुई थी, और एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्सेस की बात हुई थी। तो इसे पढ़ने से अच्छा मैं यहाँ पर लेके आया हिंदी में मस्त करके। तो लिखा है गांधी जी का जो 11 सूत्रीय अंतिम मांग था, पत्र सविनय अवज्ञान था, पर माना नहीं था, इरविन ने माना नहीं था ये, क्योंकि काफ़ी उस टाइम के हिसाब से सच में मानते थे अंग्रेज, देखो पढ़ लेते हैं इसे। तो 1930 से 1934 तक आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला था। तो इसमें कुछ मांगे रखी थी, जैसे उन्होंने पहले रखी थी, गांधी जी की पहली मांग थी भूमि कर में 50% की कमी करो। दूसरा था कि जो नमक कर उसे खत्म करो, और सरकार का नमक पर जो एकाधिकार है उसे खत्म कर दो। तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण रखो, और रुपया स्टर्लिंग वहाँ की क्या बोलते हैं आपका, वहाँ की करेंसी जिसे बोलते हैं पाउंड स्टर्लिंग। तो पाउंड स्टर्लिंग जो आपकी है वो यूके की क्या आपकी करेंसी है, तो उसमें विनिमय अनुपात को कम किया जाए, मतलब ज़्यादा अंतर ना हो। सरकारी जो सरकार देसी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण प्रदान करे। सैनिक खर्चों को 50% तक कम करे।
सिविल प्रशासन में होने वाले खर्च को भी 50% से कम करे, मादक द्रव्यों को पूर्णतः रोक लगाए, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करे, ये भी था, ठीक है ना, ये मान ली गई थी, कई सारी चीज़ें मान ली गई थी, पूरी नहीं मानी गई थी। सीआईडी में परिवर्तन किया जाए, जो आपका सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें चेंज किया जाए, और अंतिम मांग थी आर्म्स एक्ट जो था उसमें परिवर्तन किया जाए, और जो भारतीय नागरिक हैं वो भी अपनी सुरक्षा के लिए क्या रख सकें, हथियार रख सकें। तो गांधी जी ने 41 दिन तक इन मांगों को सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया, 11 दिन का टाइम दिया था, कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने 12 मार्च से दांडी मार्च शुरू कर दिया था। आप जानते हैं 12 मार्च से लेकर, ठीक है ना, 1930 से लेकर और 5 तक तो आपका क्या था, 5 अप्रैल तक आपका दांडी मार्च, और 6 से उन्होंने क्या कर दिया था, आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट लिखा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, मैं ये भी अच्छा ये लिखा तो नहीं है यहाँ पे पर फिर भी मैं लेके आया हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग, ये भी कंफ्यूज मत हो जाना, महात्मा गांधी का जो था वो 11 सूत्रीय मांग था, और मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्रीय मांग लेके आए थे जब नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, तो इसको भी लेके आया हूँ मैं, इसलिए लेके आया क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना, ये नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ था। नेहरू रिपोर्ट जब आपकी आई थी ना तो उसके लिए था, जबकि वो था तो वो किसके लिए था, आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो था वो क्या था, 11 सूत्रीय मांग थी आपकी लॉर्ड इरविन से, ठीक है ना। तो लिखा मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा न किए जाने के कारण मुसलमानों की 14 मांगों की एक सूची जारी की थी, जिन्हें 14 सूत्रीय फार्मूला भी कहा जाता है। तो लिखा मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम संप्रदाय की कुछ रियायतें चाहते थे उनके लिए, जिन्हें कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मार्च 1929 में 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत की थी, याद रखना। तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो 14 सूत्रीय मांग थी वो पहले आई थी 1929 में, गांधी जी की जो थी वो 1931 के आसपास की थी, तो ये याद रखना। अच्छा, एक और चीज़ थी कि अगर 11 सूत्रीय मांग अगर मान लेती है अंग्रेजी सरकार, तो वो क्या करेंगे, जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें भी जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, वो केवल 1931 में गए थे, ठीक है ना, 1930 और 1932 को उन्होंने मिस किया था। तो पहला जो था, भारत का संविधान परिसंघात्मक होगा, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को प्राप्त होगी। अवशिष्ट मतलब रेसिड्यूरी पावर, जो मैंने हमेशा बताया, रेसिड्यूरी पावर जो होती है वो हमेशा केंद्र के पास क्या होती है, संरक्षित होती हैं, ठीक है ना। और रेसिड्यूरी पावर का मतलब होता है, जो मैंने बताया था कि जो आपकी लिस्ट होती है, लिस्ट 3 तरीके की होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये अलग अलग बटे हुए रहते हैं सब्जेक्ट्स, पर जो सब्जेक्ट इनके अंतर्गत नहीं आते वो रेसिड्यूरी पावर के अंतर्गत सेंटर के पास चले जाते हैं। दूसरा था प्रांतों को एक समान स्वायत्ता हो, जैसा आपका यूएसए में ना, तो यूएसए में आप जानते हैं कि वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, तो 50 स्टेट्स में हर स्टेट में आपका 2-2 सीट्स हैं वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ की जो क्या है अपर हाउस है उसे बोला जाता है यार, सीनेट बोला जाता है, हाँ। तो सीनेट में क्या होता है, आपका 2-2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपका बड़ा राज्य है छोटा राज्य है, प्रत्येक के लिए कैसा इक्वल है पोजीशन, छोटा हो या बड़ा हो, तो 2-2 आपकी क्या होता है, सीट्स होती हैं सीनेट्स के लिए। तो उस तरीके की उन्होंने कुछ मांग की थी। समस्त विधानमंडलों निर्वाचित निकायों में अल्पसंख्यकों को प्रयास और प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और मुसलमानों के लिए कितना था, केंद्रीय विधानमंडल में भी 1/3 बोला था, और अगर राज्य में भी कितना बोला था, 1/3 बोला गया था उनके आरक्षण के लिए, ठीक है ना, मांग की थी। सांप्रदायिक संबंधों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए, ठीक है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता था कि अगर मान लो कि कोई भी अगर कोई सिटी है या कोई साइट है ए, वहाँ पे अगर उसे सेपरेट इलेक्टोरेट दे देगा मुस्लिम को, और वहाँ पे कई सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो होगा क्या कि मुस्लिम ही आपका उम्मीदवार उठेगा और मुस्लिम ही जनता क्या करेगी, वोट करेगी। ये होता आपका सेपरेट इलेक्टोरेट। पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा में कोई भी क्षेत्रीय पुनर्वितरण मुस्लिम बहुमत को प्रभावित न करे, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता हो, कोई भी विधेयक या प्रस्ताव किसी विधानमंडल अथवा किसी अन्य निर्वाचित निकाय में पारित न हो यदि किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्यों से क्या कर दे, विरोध कर दें। सिंध को मुंबई से पृथक किया जाए, ये प्रथम नहीं है, पृथक है, और ये हुआ भी 1947 में, आपका जो था बॉम्बे और सिंध को अलग कर दिया गया था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो था आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसे बोलते हैं आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है, और बलूचिस्तान को संवैधानिक सुधार लाए जाए। राज्य की संपूर्ण सेवाओं और स्थानीय स्वशासित संस्थानों में मुसलमानों के लिए पर्याप्त स्थान आरक्षित हो। मुस्लिम संस्कृति जो आपका पर्सनल लॉ है और जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रांतीय मंत्रिमंडल दोनों में कम से कम 1/3 आपका क्या प्रतिनिधित्व हो, किनका, मुसलमानों का। और केंद्रीय विधानमंडल द्वारा भारतीय परिसंघ की इकाई और राज्यों की सहमति के बिना संविधान में संशोधन न किया जाए, पर माना नहीं कौन, कांग्रेस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल वाटर अकेडमी। तो लिखा नेशनल वाटर अकेडमी वाज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड द गंगा रिजर्वेशन। तो ये बिल्कुल सही है। इट वाज सेटअप इन द ईयर ऑफ द 2005। तो ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। 1988 में आपका सेटअप हुआ था, ये याद रखना आप लोग। और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में पुणे में, ये बिल्कुल सही है।
बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, ये आपका न्यू दिल्ली में। नेशनल एकेडमी ऑफ द मेडिकल साइंस, ये भी आपका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेशनल एकेडमी ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में, और इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स और इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लांटेशन मैनेजमेंट, ये आपका बेंगलुरु में। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही नहीं मैच हो रखा है। तो नचिकेता मौर्य कमेटी जो थी वो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम के लिए थी। तो नचिकेता मौर्य जो कमेटी थी वो बिल्कुल सही है। नचिकेता मौर्य जो कमेटी थी आई थिंक 2013 की थी, जहाँ तक मुझे याद है। नचिकेता मौर्य, हाँ 2013 की थी। तो स्मॉल बिजनेसेस और लो इनकम हाउस होल्ड से रिलेटेड थी आपकी, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है यहाँ पे। उर्जित आर पटेल कमेटी जो थी वो रिवाइज कर रही थी स्टार्ट ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी 2016 में। यही क्या करती है आपके, जो आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CSR, आपका MSFR और जितने भी रेट्स होते हैं वो आपके कौन करती है, मॉनेटरी पॉलिसी। ये आपकी बाई मंथली होती है, आई थिंक बाई मंथली होती है, हाँ बाई मंथली होती है ना, बाई मंथली होती है, नहीं ट्राई मंथली होती है यार, आई थिंक सो, भूल गया। 2 महीने में आती है कि 3 महीने में आती है बाई मंथली, भगवान। चलो मैं लिख दूंगा यार, कमेंट बॉक्स में मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। आई थिंक मुझे लग रहा है बाई मंथली होती है आपकी। और जो आपकी फिजिकल पॉलिसी होती है वो होती है आपकी ट्राई मंथली, 3 महीने में आती है। तो 2016 में बनी थी, पर उर्जित आर पटेल जो कमेटी थी वो 2013 में फॉर्म हुई थी। और अभी कौन है, शक्तिकांत दास है ना आपके गवर्नर आपके RBI के। इससे पहले कौन थे, उर्जित आर पटेल ही थे। अभिजीत सिंह कमेटी जो है डिजिटल इंक्लूजन द फ्रेमवर्क ऑफ द डिजिटल इंडिया के लिए थी, तो ये गलत है। और आबिद हुसैन कमेटी 2013 की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड थी, MSME से रिलेटेड थी, ये बिल्कुल सही है। तो अभिजीत सिंह कमेटी जो थी वो आपका डिजिटल इंक्लूजन फ्रेमवर्क से रिलेटेड नहीं थी, वो था लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी से रिलेटेड थी, 2002 में बनी थी, ठीक है ना। तो इसने रिकमेंड किया था आपका MSP को। तो मिनिमम जो आपका क्या होता है, बोलते हैं जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो कितने क्रॉप्स को लगता है यार, आई थिंक 22+1 है शायद से, 22+1 क्रॉप्स पे ये दिया जाता है आपका। एग्रीकल्चर ठीक है, ये हो गया, ठीक है। LK झा कमेटी हो गई 1964 की, तो ये APMC से रिलेटेड थी, ठीक है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी जो आती है शायद से आपकी, APMC की फुल फॉर्म क्या थी यार, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, बिल्कुल सही। APMC से रिलेटेड अभी देख रहे हैं आप, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या बोलते हैं, भारत सरकार 3 बिल लेके आई थी, 3 एक्ट पारित किए, उनमें से एक APMC एक्ट भी है जिसमें अमेंडमेंट किया गया है। उर्जित आर पटेल ने 2013, नचिकेता मौर्य 2013 और आबिद हुसैन 2013, ये लिख लेना यार। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द डेवलपमेंट काउंसिल FSDC। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये। इट रिप्लेस द हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी इन द फाइनेंशियल मार्केट, तो ये आपकी सही है। इट इज चेयर्ड बाय द गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये गलत है। देखो लिखा हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो थी वो 2010 में आपकी हुई थी। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ना ही ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही आपकी कैसी विधिक संख्याएं है, तो पहला तो गलत है। रिप्लेस बाय द हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन द फाइनेंस मार्केट, ये बिल्कुल सही है। चेयरमैन जो होता है इसका गवर्नर नहीं होता RBI का, वो होता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब अभी कौन है, निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर इस चेयर करता है आपका किसको, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल को। तो कौन है अभी, निर्मला सीतारमन, ठीक है ना, तो ये याद कर लेना। अच्छा, मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो मेंबर गवर्नर ऑफ द RBI, ये गवर्नर जो आपका रिजर्व बैंक गवर्नर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी हो गया आपके, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चेयरमैन सेबी, PFRDA एंड द IRDA IRDA, रिसेंटली द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द FSDC, ठीक है ना। सेबी जो है आपका, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, और IRDA क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई आपकी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अल हिलाल अल बलाग, इससे शायद से कई सारी वीडियोस बना दिए मैंने कि ये 2 न्यूज़पेपर किसके, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के है। ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर है। आई थिंक 14 नवंबर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 14 नवंबर को इन्हीं के नाम पे नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। 14 है कि 11 है, ठीक है ना, देख लेना यार ज़रा, या तो मैं ही सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो अल हिलाल अल बलाग वीकली उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। तो लिखा हुआ है, एंड यूज टू मीडियम ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया, द फर्स्ट इशू केम आउट ऑन 13 जुलाई 1912 को ये क्या हुए थे, इन्होंने स्टार्ट किए थे, ठीक है। और सबसे बोलते यंगेस्ट, सबसे INC के सबसे यंगेस्ट आपके क्या हैं, 35 साल में बन गए थे INC के प्रेसिडेंट, और सबसे लॉन्गेस्ट भी रहे जब सेशन ही नहीं हुआ आपके, कब से 1942-46 तक।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड देखो हंटर कमीशन था 1882 का, रेले कमीशन था आपका, सैडलर कमीशन भी था आपका, ठीक है ना, शायद से 1917 का है आपका रेले कमीशन, सैडलर कमीशन, और स्टार्चे कमीशन भी था। रेले कमीशन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये है आपका 1902 का, और स्टार्चे कमीशन जो था ये फेमाइन से रिलेटेड था, मतलब जो आपकी क्या आती है सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए होता था। तो यहाँ पे लिखे हुए देखो लिखा हुआ ना स्टार्चे कमीशन वो सेटअप इन द फेमाइन के लिए था 1878 में, 1878 में। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन रिलेटेड टू एजुकेशन रिफॉर्म्स और कमीशन रिलेटेड टू फेमाइन। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसे अच्छे से, ठीक है ना, सप्रू कमीशन देख लेते हैं सारा। देखो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, ये एजुकेशन से रिलेटेड था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था 1854 में, ये लिस्ट याद कर लेना। हंटर कमीशन आया था 1882 में, लॉर्ड रिपन के टाइम पे एजुकेशन से रिलेटेड था। रेले कमीशन आया था 1902 में, एजुकेशन से रिलेटेड था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। सैडलर कमीशन आया था 1917 में, लॉर्ड चेम्स फोर्ड के टाइम पे एजुकेशन से रिलेटेड था। हार्टॉक कमीशन आया था एजुकेशन से रिलेटेड, लॉर्ड इरविन के टाइम पे 1929 में आया था। सार्जेंट प्लान आया था 1944 में, लॉर्ड वेवलर के टाइम पे एजुकेशन। तो ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं फेमाइन से रिलेटेड। तो कैम्पबेल कमीशन आया था 1866 में, सर जॉन लॉरेंस के टाइम पे फेमाइन के लिए था। स्टार्चे कमीशन 1880 में आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। लिल कमीशन आया था 1886 में, लॉर्ड डी एल्गिन 2 के टाइम पे। और मैकडोनल्ड कमीशन आया था 1900 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ये याद कर लेना, फेमाइन से रिलेटेड थे। बात करें कि जो मैन्सफील्ड कमीशन और फाउलर कमीशन थे ये आपकी करेंसी से रिलेटेड थे, ये याद कर लेना। और लॉर्ड डफरिन 1886 में मैनफील्ड आया था और फाउलर कमीशन आया था 1898 में। अच्छा, फ्रेशर कमीशन था 1902 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड था। बेबिंगटन स्मिथ कमीशन कई बार पेपरों में पूछा जाता, 1990 में आया था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे, करेंसी से रिलेटेड था। हंटर कमिटी, अब देखो कंफ्यूज मत होना, जो मैंने आपको बताया एक तो आपका हंटर कमीशन है, एक कौन सा आपका हंटर कमीशन जो एजुकेशन से रिलेटेड था 1882 का, कब का था 1882 का। और एक है आपका हंटर कमेटी, इस तरीके से याद करना, 1919 में थी। पंजाब डिस्टर्बेंस जो आपका जलियांवाला बाग हुआ था, जो मैं अभी समझा चुका हूँ, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था, ठीक है ना। मूडीमान कमेटी थी 1924 में, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे, टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द डीआरके इन द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। डीआरके आपकी क्या हो गई थी, प्रोविंशियल लेवल पे आपकी, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए तो प्रोविंशियल लेवल पे इसे हटा दिया गया था, एबोलिस्ट कर दिया गया था, एबोलिस्ट, और केवल सेंटर में रखी गई थी। और ये डीआर की क्या होती, तो मैंने बताया था कि आपके सब्जेक्ट बन जाते थे, एक आते आपके रिजर्व सब्जेक्ट आते थे और एक आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट्स आते थे। बटलर कमीशन आया था 1927 में, लॉर्ड इरविन के टाइम पे, इंडियन स्टेट से रिलेटेड था, उनका फॉर्मेशन से रिलेटेड था। विटली कमीशन था 1929 का, लॉर्ड इरविन के टाइम पे, लेबर से रिलेटेड था। साइमन कमीशन आया था आपका, जैसे वाइट कमीशन भी बोलते हैं, सारे के सारे मेंबर कैसे थे, अंग्रेज थे, लॉर्ड इरविन के टाइम पे। और इंडिया में क्या था, गवर्नेंस स्कीम को लेकर आया था, टू इन्वेस्टिगेट द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नेंस स्कीम एंड द सजेस्ट न्यू स्टेप फॉर द रिफॉर्म्स के लिए था। सप्रू कमीशन 1935 का, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड लिंथनको के टाइम पे आया था। नेक्स्ट चलते हैं यंग हिल्टन कमीशन है, एक तो याद रखना 1926 में भी आया था ये, और ये किसके लिए था आपका, आरबीआई के फॉर्मेशन के लिए था, जो आरबीआई बनी थी आपकी 1935 में, 1934 का एक्ट था। और एक 1939 में करेंसी के लिए आया था, लॉर्ड लिंथनको के टाइम पे। चैटफील्ड कमीशन आया था 1939 में, लॉर्ड लिंथनको के टाइम पे, आर्मी। और एक चीज़ आता है ना, यंग हिल्टन कमीशन केवल भारत के लिए आया था, ये अफ्रीकन नेशंस भी थे, उसमें भी वो कवर होते थे। फ्लाउड कमीशन 1940 में, लॉर्ड लिंथनको के टाइम पे, टेनेंसी इन द बंगाल, ठीक है ना, जो आपका क्या था, टेनेंसी मतलब जो वहाँ पे क्या होता था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करने थे। टेनेंसी मतलब होता है कि जो एग्रीकल्चर में जो आपके कौन होते हैं, एग्रीकल्चर जो होता था वहाँ पे जो आपके फील्ड्स होते थे उनमें तो कौन जमींदार होते थे, और टेनेंट वहाँ पे रखे जाते थे खेती करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आई टेक होली वोज इन द नेम ऑफ द गॉड एंड से दैट आई विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया एंड 838 करोड़ इनहेबिटेंट, उस समय 38 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, टिल माई लास्ट ब्रीथ। तो ये बोला था किसने, महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। भगत सिंह के बारे में आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं, ये सारा पढ़ लेना यार, ठीक है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफन स्टार्टेड एज द क्रिटिसिज्म इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू आ गया 2000। बहुत सारे इसमें क्या थे, बोल सकते हैं लूप बोलते हैं, जब आपका सिक्योरिटी एक्ट आया था, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का, उसमें क्या था, पहला तो ये था कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इन द केस ऑफ द जॉब लॉसेज इन द स्कीम। अगर आप किसी भी तरीके से जॉब लॉस कर देते हो तो आपके लिए कोई अलाउंस का कोई अधिकार ही नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपके पास आ जाता तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द पेनल्टी फॉर द डिफॉल्टर इंक्लूड द स्कीम, ये भी कुछ नहीं था। द इंश्योरेंस डजेंट कवर एक्सीडेंटल डेथ, ये करता था, ये तो था उस समय, ठीक है ना। और देयर इज नो मेंशन ऑफ द ओल्ड एज सिक्योरिटी इन द, ये भी था।
तो आंसर बन जाएगा जो इसमें आपका नहीं था वो था फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकंड को इंक्लूड, मतलब ये परेशानी यहाँ पे हो रही थी कि कोई प्रोविजन नहीं था और पेनल्टी से रिलेटेड भी कोई प्रोविजन नहीं था। तो देखो लिखा, सम ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द एक्ट इज द देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज इन द केस ऑफ द जॉब लॉसेज, द एडवाइजरी बोर्ड आर नॉट गिवन एनी एग्जीक्यूटिव पावर, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द पेनल्टी फॉर द डिफॉल्टर्स, there has not been much focus on the women under unorganized sector labors, life insurance has been given to cover natural and the accidental death. So statement third is incorrect. Statement 4 is in old age security in the health from the old age pension for the people workers above the age of the 60 years and the provident fund come employment relief for the all the workers, ये था, ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये लिखा हुआ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट द वेलफेयर स्कीम्स फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वर्कर्स, दीज वेलफेयर स्कीम कंसिस्ट ऑफ द हेल्थ एंड द मैटरनिटी benefits, life and the disability covers, health benefits in the form of the health insurance of the self spouse and the children below the age of the 18 years, sickness allowances in the maternity benefit for the workers of the spouse of the men workers have been provided, life insurance has been given to cover the natural and accidental death, ओल्ड एज का मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मॉडल पेपर 2 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, अब आगे डिस्कस करेंगे तो मॉडल पेपर 3 होगा, ठीक है ना। तो उसमें भी हम क्या करेंगे 20-20 क्वेश्चन करके आपके 6 पार्ट में से कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो का लिंक आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका फेसबुक हो गया और टेलीग्राम, वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा। पीडीएफ जो होगा, पीडीएफ मैं व्हाट्सएप में कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। यूट्यूब पे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और फेसबुक पे हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।